हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिंह जैस अकेडमी में। और आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से एक स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग को। दोस्तों, इसके पहले पार्ट का वीडियो पहले ही पब्लिश हो चुका है। उस वीडियो में हमने बात की थी एक छोटे बच्चे साहब आलम यानी साहेब की कहानी को, जो एक रैग पिकर था, कूड़ा करकट बीनने वाले परिवार से आने वाला बच्चा था। उसके जीवन की समस्याओं का लेखिका ने वर्णन किया था कि उसने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किए और उसका बचपन कैसा बीता। लॉस्ट स्प्रिंग जो ये हमारी कहानी है वो बच्चों के दो बच्चों की कहानियों पे ली गई है। पहला साहेब की कहानी है और दूसरी कहानी मुकेश नाम के एक बालक की है जो फिरोजाबाद नामक शहर उत्तर प्रदेश में निवास करता है। पहले कहानी में हमने देखा कि उस बच्चे द्वारा साहेब जो है उसके द्वारा कौन कौन सी समस्याएं झेली जा रही हैं बचपन में और किस तरह उसका बचपन गरीबी का शिकार हुआ है। दूसरे पार्ट की इस कहानी को आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। बच्चा जो रहता है उसका नाम मुकेश है और वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। फिरोजाबाद शहर आप जैसा कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है और यह चूड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। कांच उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश का यह शहर काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ लगभग हर दूसरे घर में चूड़ियाँ या फिर कांच से जुड़ी हुई चीज़ें बनाने का व्यवसाय चलता है। तो आइए देखते हैं कि बच्चे द्वारा कौन से परेशानियाँ उठाई जा रही हैं और ये कुछ नया करने की चाहत में कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है लेखिका के सामने। आइए अब आगे की स्टोरी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे स्क्रीन के माध्यम से। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस और कंटेंट हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को स्क्रीन के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने इस कहानी के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं अब एक कार चलाना चाहता हूँ या मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। देखा क्या है इसमें, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जोर दे रहा था, इंसिस्ट मतलब जोर देकर अपनी बात कहना। मुकेश जोर दे रहा था इस बात पर कि वह अपना मालिक खुद बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो क्या अनाउंस करता है, वो बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, तो क्या तुम्हें कारों के बारे में कोई जानकारी है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, तो वो जवाब देता है, जब लेखिका पूछती है क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, तो जवाब देता है कि मैं लर्न कर लूँगा, मैं सीख लूँगा कि कार चलाते कैसे हैं। वो जवाब देता है लुकिंग स्ट्रेटली इन टू माई आइज, सीधे लेखिका की आंखों में देखते हुए, मतलब मेरी आंखों में, अगर लेखिका के शब्दों में कहें तो, कि मेरी आंखों में देखते हुए उसने सीधे जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम्स लुक लाइक अ मिरज amidst in dust of street that fill his town फिरोजाबाद। उसका जो सपना था, ये जो हिज ड्रीम, उसका ये जो सपना था वो ऐसे दिखाई प्रतीत हुआ मानो कि कोई मिराज देख लिया हो। ठीक है, एमिड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। अब मिराज क्या होता है, तो मिराज को आप समझेंगे, एक साइंस में टर्म होता है, फिजिक्स में, जो बताते हैं, इस मिराज को हिंदी में मरीचिका कहते हैं। इसमें यह होता है कि रेगिस्तान में जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ कुछ हवाओं के वजह से या कुछ फिजिक्स के टर्म की वजह से ऐसा होता है कि दूर से देखने पर किसी व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि सामने पानी है, और वो वहाँ जाता है तो वहाँ पानी नहीं होता, सिर्फ भ्रम हो जाता है। और आप इसका अनुभव कर सकते हैं नॉर्मल गर्मी के दिनों में हाईवे पे या पक्की सड़कों पे चलते हुए आपको सड़क पर आगे पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है और वहाँ से भाप निकलती हुई दिखाई देती है, जबकि वहाँ पे जाने पर वहाँ पानी नहीं होता, सूखी सड़क होती है। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बारे में बता रहा है कि उसका ख्वाब ऐसा था कि मानो रेगिस्तान के बीच में या उस धूल भरी गलियों के बीच में, फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच में कोई एक नई चीज़ देख ली गई हो, कोई मरीचिका देख ली गई हो। ओवरऑल कहने का ये सेंस है कि उसने ऐसा ख्वाब देखा था जो उसकी गली फिरोजाबाद की गलियों में बिल्कुल नया था। मतलब कुछ ऐसा करने का सोच लिया जो वहाँ पे कोई नहीं करता था। ऐसा क्यों राइटर कह रही हैं, आइए देखते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि फिरोजाबाद के परिवार में, फिरोजाबाद की हर गली हर घर में जो व्यवसाय होता था वो होता था बैंगल्स बनाना, चूड़ियाँ बनाना। और ये क्या सोच रहा है, इसने सोच रखा है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, एक गैरेज खोलना है, ऐसा कुछ इसने सोच रखा है। तो यही लेखिका कह रही है, कुछ ऐसा सोच लिया है मैं, जैसे कुछ मरीचिका जैसे देख लिया और रेगिस्तान में, एक अनयूजुअल थिंग। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह जो जगह है, कौन सी जगह, फिरोजाबाद जो जगह है, यह भारत के ग्लास उद्योग की सेंटर है, गढ़ है। ठीक है, वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ के परिवार, स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ के परिवारों ने
पीढ़ियां खर्च कर दी अपनी भट्ठियों के पास काम करते हुए। फर्नेसेस मतलब कई पीढ़ी से यहाँ पे यही काम चल रहा है, उन्होंने अपनी पीढ़ियां गंवा दी, मतलब पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी यही व्यापार उनका चल रहा है इस शहर में। वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को जोड़ना और चूड़ियाँ बनाना। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, मानो ऐसा इतना मात्रा में यहाँ चूड़ी बनता है कि मानो पूरी धरती पर रहने वाले लोगों के लिए चूड़ियाँ यहीं बनती हों। क्यों? क्योंकि हर घर में बन रहा है। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है वहाँ के लिए कि लेखिका ने जब लिखा था उस समय की बात है, पर अभी तो पता नहीं क्या हो रहा होगा फिरोजाबाद में, लेकिन हाँ आज भी फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब उसने जब मोटर मैकेनिक बनने का सोच लिया तो उस समय अनयूजुअल लगा होगा, मे बी अभी सभी लोगों ने अलग अलग बिजनेसेस ले लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं। मुकेश की जो फैमिली थी उन्हीं में से एक थी, मतलब मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाने वाले परिवारों में से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, इतने लोगों में से किसी को पता नहीं था कि ऐसे बच्चों को इन भट्टियों के पास काम कराना इलीगल है। ठीक है, ग्लास फर्नेसेस में जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये जो ग्लास की भट्टियाँ हैं, शीशा पिघलाने वाली भट्टियाँ हैं, शीशा की जो चीज़ें बनाने वाली भट्टियाँ हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और यहाँ पर बच्चों को ले जाना और काम कराना कानूनी रूप से गैर कानूनी है। मतलब कानूनी रूप से गलत है, गैर कानूनी है। इन डिग्री से अंधकार में कमरों में विदाउट एयर, जहाँ पे ढंग से हवा ना पहुँचती हो ना लाइट पहुँचता हो, वैसे में ये गलत हो जाता है। कानूनी रूप से सरकार ने इसे मना कर रखा। दैट द लॉ, एक कानून भी है, इफ इन्फोर्स्ड, यदि उसे लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो उसके साथ साथ 20,000 अन्य बच्चे ऐसे होंगे जो उस गर्म तपती हुई भट्टियों से बाहर निकाल लिए जाएंगे। वे आर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो अपने दिन के समय में कठिन मेहनत करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अपनी आंखों की चमक भी खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम एज इज वॉलेंटियर टू टेक मी टू होम विच प्राउडली से इट्स बीइंग रिबिल्ड, मुकेश की आंखें जब वो मुझे घर की तरफ अपने ले जा रहा था तो यह कहते हुए चमक पड़ी कि उसका घर नया नया बना है। अब मुकेश लेखिका को अपने घर ले जा रहा है और उस समय उसकी आंखें यह कहते हुए चमक पड़ती हैं कि मेरा घर नया नया बना है, मेरे घर चलिए। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, ठीक है, हम पतली पतली गलियों से आगे बढ़े जो चोक्ड हो चुकी थी, मतलब बंद हो चुकी थी, कूड़ा करकट की वजह से भर चुकी थी। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवेल्स एंड क्रम्बलिंग वॉल्स, हम उन घरों से गुजरे जो कि टूटी फूटी अवस्था में थे और क्रम्बलिंग वॉल्स, टूट फटी पुरानी और हिलती डुलती दीवारें, मतलब काफ़ी जर्जर अवस्था में जो दीवारें थी उसकी बता रहे हैं। वॉबली डोर, कमजोर हो चुके दरवाजे, ठीक है। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन द प्रिमेबल स्टेटेड, मनुष्यों के परिवारों और जानवरों की ऐसी भीड़ थी जैसे देख के लग रहा था कि प्रिमेबल स्टेट में आ गया हूँ, पुराकालीन, बहुत समय पुराने की जगह पर आ गया हूँ। आदि मानव के समय में, पुराने समय की बात करते हुए राइटर बताती हैं कि प्रिमेबल स्टेट में हम आ गया हूँ, ऐसा लगने लगा था। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउसेस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वो रुक जाता है। बैंग ऑफ वॉल्वी आयरन डोर विद हिज फुट, उस बड़े से आयरन डोर को, मतलब आयरन के दरवाजे को अपने पैर से पीटता है, ठीक है, बैंग करता है मतलब खटखटाता है। एंड पुशेस इट ओपन, और धक्का देके खोल देता है। वे इंटर्ड हाफ वेट सेक, हम एक आधे अधूरे बने सेक में पहुंचते हैं, मतलब झोपड़ी में पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, ट्रस्ड विद द ड्रेड ग्लास, ठीक है, डेड ग्लास, वहां पे कुछ ग्लास रखे गए थे। इट इज फायरवुड स्टोव ओवर विच साइड अ लार्ज वेसल सिजलिंग स्पिनच लीफ, ठीक है, और एक आग जलाई गई थी और उस पर एक बड़े से बर्तन में सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, पालक की पत्तियां रखी गई थी, मतलब पालक बनाई जा रही थी, पालक की सब्जी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और जबकि जमीन पर बड़े से एल्युमिनियम के प्लेट में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ अन्य काटी गई सब्जियां रखी गई थी। अ फ्राइल यंग वुमन, एक दुबली पतली महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही थी। थ्रू आई फिल्ड विद द स्मोक सी स्माइक, अपनी आंखों में भरी हुई धुएं के साथ वो मुझे देख करके मुस्कुराती है, मतलब आग जल रही है तो उससे जो धुआं निकल रहा है वो उसकी आंखों में भरा हुआ है और फिर भी किसी गेस्ट को आया हुआ देख करके वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यह मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, मतलब इसकी भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन इसे इस परिवार में बहू का दर्जा प्राप्त है। द डॉटर इन लॉ, जिसे हिंदी में बहू कहते हैं।
ऑफ द हाउस, ये घर की बहू होने का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 मैन, जिसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है संभालने की। हर हस्बैंड, उसके पति को संभालने की जिम्मेदारी, जिसका नाम मुकेश है, मुकेश के पिताजी का, और ये जो छोटा बच्चा था उसे। ठीक है, मुकेश का ही नाम, वो जो बच्चा है उसका नाम मुकेश है। मुकेश के साथ उसके पति हैं और उसके पिताजी, 3 लोग जो परिवार में हैं, उन सभी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी इसी महिला के ऊपर है। वेन द ओल्डर मैन इंटर्स, ठीक है ना, जब कोई बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड हर द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। जब भी कोई घर में आता है, ठीक है, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो क्या करती है, दीवार के पीछे खड़ी हो जाती है, छिप जाती है और अपने सर पर पल्लू ले लेती है। वेल क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के आगे, मतलब चेहरे को क्या कर लेती है, ढक लेती है। पर्दा प्रथा के बारे में हम जानते होंगे, जिसमें महिलाएं अपने से बड़ों के सामने आने पर चेहरे को ढक लेती हैं। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि परंपरा है हमारे यहाँ। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि घर की जो बहुएं होती हैं अपने से बड़ों को, बड़े उम्र के पुरुषों को देख करके अपने चेहरों को क्या कर लेती हैं, ढक लेती हैं। ऐसा हमारे यहाँ कस्टम नियम है, ऐसी परंपरा है जिसके हिसाब से ऐसा वो लोग करती हैं। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि डॉटर इन लॉ जो होंगी वो अपने चेहरे को ढक लेंगी मेल एल्डर्स के सामने। इन दिस केस, इस केस में द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर, यहाँ पर जो बड़ा है वो कौन है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, इम्प्रोवाइज्ड, जो काफ़ी बुरे हालात में है, ठीक है ना। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले पहले एक टेलर के रूप में, देन एज अ बैंगल मेकर, और बाद में एक चूड़ी बनाने वाले लोग, एक चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो हमेशा असफल हो गया था एक घर तक बना पाने में। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाने में। मतलब यह जो बड़ा व्यक्ति अभी आया है उस झोपड़ी में, यह कौन है, लड़के का पिता है, ठीक है, जिसने पहले शुरुआती समय में एक टेलर के रूप में कुछ काम किया था और बाद में यह एक चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति के रूप में काम कर रहा है। लेकिन इस काम की वजह से कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाया और ना ही एक ढंग का घर बना पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू टू टीच देम व्हाट ही नोज, जो कुछ वो कर पाया वो बस इतना था कि वो जो सीखता है, जो वो जानता है, वो अपने बच्चों को सिखा पाए। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो क्या था, क्या जानता था वो, चूड़ियाँ बनाना। तो यही एकमात्र वो चीज़ थी जिसने वह अपने बच्चों को दे पाया था, जिसने नहीं, मतलब एकमात्र वो आर्ट था जिसे वो अपने बच्चों को दे पाया था, ये कहने का मतलब है। इट इज़ हिज कर्म, ये इनका कर्म है। हिज डेस्टिनी, इन लोगों का भाग्य। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ऐसा मुकेश की दादी कहती है कि यही भाग में है बेचारों के, क्या ही कर सकते हैं। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ये वो दादी माँ है जिन्होंने अपने पति की आंखों की रोशनी जाते हुए देखी थी इसी पॉलिश की वजह से, इसी ग्लास की वजह से, जो चूड़ियाँ बनाते समय पॉलिश की धूल निकलती है, उसी धूल की वजह से धीरे धीरे इनके पति अंधे हो गए। तो यही कहती है कि इन लोगों के भाग में यही लिखा ही है, इन लोगों का कर्म ही यही है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान का लिखा हुआ कभी बदला भी जा सकता है। अब बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग इसी टाइप की बातें करते हैं, तो वही महिला बता रही है इनकी दादी कि इन लोगों का कर्म ही यही है, कहाँ कहाँ कोई बदल सकता है इसको, ठीक है। और ये दादी जी के जो हस्बैंड है, मतलब मुकेश के जो दादाजी हैं, वो ग्लास की डस्ट की वजह से अंधे हो गए थे। सिंपल्स बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, कि जब ये लोग पैदा हुए हैं चूड़ी बनाने वाले खानदान में, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो क्या ही देखेंगे, तो इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है चूड़ियों के अलावा। इन द हाउस, घर में चूड़ियाँ रहती हैं, बाहर भी रहती हैं यार्ड्स में, और हर घर में यहाँ पे आपको यही मिलेगी। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर गली हर मोहल्ले फिरोजाबाद में आपको यही देखने को मिलेगा। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड, हर जगह आपको स्पाइरल्स मिलेंगे, मतलब काफ़ी ढेर बना करके दर्जनों चूड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। सनी गोल्ड, सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन, धान के जैसी हरी, रॉयल ब्लू की कलर की, पिंक, पर्पल, हर कलर की आपको 7 कलर ऑफ रेनबो, मतलब इंद्रधनुष के 7 रंग जितने होते हैं, इंद्रधनुष में 7 जो रंग होते हैं, हर रंगों की चूड़ियाँ आपको यहाँ पे मिलेंगी। ला इन माउंट्स ऑफ अनकैम्पेयर्ड, जो इधर उधर भी बिखरी रहती हैं यार्ड्स में। आर पिल्ड ऑफ 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, ठीक है ना, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, जो हाथ के बनाए हुए एक गाड़ी पर रखी गई थी। पुशिंग बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन इन द सेंटी टाउन, जो उसे ढकेलते हुए बगल के टाउन में ले जाएंगे। एंड इन द डार्क हटमेंट्स
नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फिर आगे दिखाया है कि बाहर की झोपड़ी में फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वहाँ पे एक ऑयल लैम्प जल रही है जो फ्लिकरिंग, मतलब फ्लिकरिंग का मतलब होता है बुझना, बुझना फिर से जल उठना, तो टिमटिमाना बहुत अच्छा शब्द रहेगा इसके लिए। सिट डाउन एंड गर्ल्स एंड देयर फादर एंड मदर बिल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लास इनटू द सर्कल ऑफ बैंगल्स। तो ये कह रहा है कि अंधेरे झोपड़ियों में यहाँ पे ये देखा जाता है कि एक ऑयल लैम्प की रोशनी में जो टिमटिमाती रहती है, बच्चे, उनके माता पिता, घर की लड़कियां सब बैठ करके वेल्डिंग पीस ऑफ ग्लास क्या कर रहे होते हैं, ग्लास की चूड़ियां बनाने वाले काम में लगे होते हैं। कलर्ड ग्लास, ठीक है ना, विभिन्न रंगों वाली चूड़ियों को बनाने के काम में ये लोग लगे रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू डार्क देन द लाइट आउटसाइड। इन अंधेरों कमरे में उनकी आंखें ज़्यादा सजग हैं बाहर की तुलना में, मतलब उनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे कमरों में बड़ा अच्छा काम करती हैं बाहर की रोशनी की तुलना में। अब दिन भर वही काम करना अंधेरे में रह के, तो उनकी आंखें अच्छा काम करती हैं अंधेरों में बाहर की धूप की तुलना में। इनकी आंखें अब एडजस्ट हो चुकी हैं उस अंधेरे के लिए, ये बता रहा है। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही रीज़न है कि अंधेरे में काम करते करते, ठीक है, और डस्ट लगते लगते उस पॉलिशिंग की, ये बड़े होने से पूर्व, अडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों की काफ़ी रोशनी खो चुके होते हैं। सविता यंग गर्ल इन अ ड्राई पिंक ड्रेस। सविता एक युवा लड़की थी जो कि एक गुलाबी कपड़े में थी। सिट अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन। वो बैठी हुई थी एक बड़ी उम्र की महिला के साथ, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और बैठ के चूड़ियाँ बना रही थी, ठीक है ना। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ इतने तेज चल रहे थे जैसे मान मशीन के बने हो, ठीक है ना। द टंग्स ऑफ अ मशीन, लगे ऐसे लग रहा था जैसे मशीन चल रही हो, मशीन से काम किया जा रहा, इतने तेज उसके हाथ चल रहे थे। आई वंडर इफ सी नो द सेंटिनिटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प स्मेक। मैं ये सोच रही थी कि क्या लेखिका बताती हैं कि मैं सोच रही थी कि क्या इन चूड़ियों के बारे में ये समझती भी है क्या होती हैं चूड़ियाँ। इट सिम्बलाइज एन इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। यह जो चूड़ियाँ हैं भारतीय महिला के सुहाग की प्रतीक मानी जाती हैं। और क्या इतनी बड़ी बात ये छोटी बच्ची जानती है? ऑस्पिशियसनेस, इसकी पवित्रता को समझती है। इन मैरिज, शादियों में, मतलब क्या ये जो छोटी बच्ची इतनी तेजी से मैकेनिकली एकदम मशीनों जैसे क्या कर रही है, चूड़ियाँ बना रही है, क्या इसे पता भी है इस चूड़ियों के महत्व के बारे में? तो दरअसल ये चूड़ियाँ जो होती हैं भारतीय महिलाओं के सुहाग की प्रतीक होती हैं, और ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी विवाह में इसे बड़ा पवित्र माना जाता है। इट विल ड्रॉन ऑन सडनली वन डे, यह उसे एक दिन अचानक पता चलेगा। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब इसके सर को ढका जाएगा लाल कलर की जोड़े से, चुनरी से। हर हेड ड्राइड रेड, उसके हाथों को लाल रंग दिया जाएगा। विद हिना, मेहंदी से उसके हाथ रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। तब उसे सडनली शायद ये रियलाइज हो कि ये क्या चीज़ होती है। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर ये दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड, उसी बूढ़ी महिला की भांति वो बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, जो बहुत वर्ष पहले कभी दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं उसकी कलाइयों में। बट नो लाइट्स इन हर आइज, लेकिन आंखों में अब वो चमक नहीं। एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। हिंदी में लिखा है उसने इस बात को, वो जो बूढ़ी महिला इनसे बताती है, उन्होंने ज्यों का त्यों लिख दिया है। एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक लुट चुकी, ड्रेन्ड वॉइस मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी आवाज़ जिसकी खुशी छिन चुकी हो। एक उदासी भरी आवाज़ में वो कहती हैं कि एक ज़माना हो गया, एक वक्त हो गया बढ़िया खाना भी खाए हुए पेट भर का। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम, वो बताती है कि अपने पूरे जीवन में वो कभी एक ढंग से एक बार खाना भी नहीं खा पाई। दैट्स वॉट सी रैप्ड, और इसी बात का इसे दुख है इसे इस बात का। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लाइंग बियर्ड सेड, उसके पति वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं। फ्लोइंग बियर्ड मतलब क्या, उड़ती हुई दाढ़ियाँ। और दाढ़ियाँ उड़ेंगी कब, जब उसका आकार नीचे तक होगा। बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग की दाढ़ियाँ उतनी बड़ी हो गई होती हैं। तो उनके हस्बैंड जो बूढ़े हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता। आई ऑल आई हैव डन टू मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और इतने दिनों में मेहनत करके मैंने परिवार को रहने लायक सिर्फ एक घर बनाया है। हियरिंग हिम, उसे सुन के कोई भी आश्चर्य करेगा
इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, वहाँ के हालातों के अनुसार जितना उसने कर लिया है उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बहुत लोगों को उतना भी नसीब नहीं होता। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सर के ऊपर एक छत तो है, बहुत लोगों के पास तो भी नहीं है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उन लोगों के पास पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं था सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा। नॉट इवन थ्रो टू ईट, नॉट इवन एनफ टू ईट, ना तो उनके पास कुछ खाने के लिए अतिरिक्त है। रिंग इन एवरी होम, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर की यही हालात है, हर घर में बस चूड़ियाँ बननी, इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं है उनके पास जिससे वो पेट भी भर सकें। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ये जो युवा व्यक्ति है, इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों की बातों से पश्चाताप करता है याद करके। लिटिल हैज़ मूड विद टाइम, समय के साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं। इट सीम्स इन ऑल फिरोजाबाद, और यही हालात हर जगह फिरोजाबाद में है। ईयर्स ऑफ माइंड रमलिंग टॉयल, सालों साल कठिन मेहनत करने के बाद, किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम, एक ही तरह का काम, ठीक है ना, और सालों साल कराए जाने वाले मेहनत की वजह से अब ये जो बच्चे हैं ना अपने माता पिता को यही काम करते हुए देखते हैं, तो इनके दिमाग में कोई और बात आती ही नहीं, ठीक है। ये बड़े होते हैं और उन्हीं कामों को देखते हैं अपने घर में होते हुए, उन्हीं को सीखते हैं और खूब मेहनत करते हैं। और इस लंबे समय से चले हुए मेहनत ने क्या किया है, हर तरह की इनिशिएटिव, शुरुआतों को और सपने देखने की जो क्षमता है, इन सबको समाप्त कर रखा है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन अ कोऑपरेटिव्स, तो लेखिका उन्हें सलाह देती है कि तुम लोग मिलजुल के एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, संगठन क्यों नहीं बना लेते, सहकारी क्यों नहीं बना लेते। सहकारी एक, कोऑपरेटिव्स को हिंदी में सहकारी कहते हैं, और सहकारी अब क्या होता है ये आपने 10th में पढ़ा होगा एसएसटी की बुक में, जिसमें बताया जाता है कि सहकारी एक ऐसा फॉर्म होता है, एक ऐसी संगठन हो सकती है जहां पर कई सारे लोग आपस में मिलजुल करके अपने रिसोर्सेस लगाते हैं और एक कंपनी खड़ी करते हैं, ठीक है, एक बिजनेस खड़ा करते हैं जिसमें वो लोग पैसे लगाते हैं अपने, और पैसे लगाए गए हैं जिस अनुपात में, जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसी के हिसाब से होने वाले प्रॉफिट को ये बांट लेते हैं। तो वो कहती हैं कि क्यों नहीं तुम कोऑपरेटिव बना लेते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, उन युवा व्यक्तियों के समूह में से एक यंग आदमी से मैंने पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विसियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जो लोग चंगुल में फंसे चुके थे बिचौलियों के, मिडिल मैन मतलब कुछ बीच वाले लोग होते हैं जो आपसे सामान लेंगे इतने में और जाके दूसरे को ज़्यादा बेच देंगे और बचा हुआ कमीशन खुद रख लेंगे। तो ये जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं ये ऐसे ही बिचौलियों के चक्कर में फंस गए हैं। ये लोग बनाते हैं सामान, इनसे खरीद के वो ले जाता है और बड़े बड़े शहरों में उन्हें दूसरे महंगे दामों पर बेच देता है, तो इन्हें कम फायदा होता है, इनकी लाइफ हमेशा दुख में ही बीतती है, जबकि वो जो मिडिल मैन जो हैं वो लाभ कमाते हैं। और इनके पिता और इनके फोर फादर्स, पूर्वजों से भी उन्होंने ऐसे ही धन कमाया है। ये लोग बेचारे उनके चंगुल से निकल ही नहीं पाए, पीढ़ियां बीत गईं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, तो वो लड़का जवाब देता है कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी गए, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, तो हम ही वो लोग हैं जिन्हें पुलिस उठा लेगी, एंड ड्रैग टू द जेल, और जेल में डाल देगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के जुर्म में, कि तुम लोगों ने इलीगल कर दिया। वो लोग प्रभावशाली लोग हैं, वो पुलिस को मोबिलाइज कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट, और पुलिस उल्टा हम ही को जेल में डाल देगी। इस बात का उस लड़के को डर है। वो कहता है देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मदद करे और उन्हें मौका दे कि वो चीज़ों को डिफरेंटली, अलग तरीके से देख पाए, मतलब कुछ नया शुरू कर पाए। देयर फादर एज और एज टायर्ड एज दे आर, उनके माता पिता भी वैसे ही, ये लोग भी अपने माता पिता की तरह विवश हो चुके हैं, थक चुके हैं इन चीज़ों से। दे वॉक एंडलेसली इन द स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। दे टॉक, सॉरी वॉक पढ़ लिया था मैंने, दे टॉक एंडलेसली, ये बात करते हैं उस मुद्दे पे एंडलेसली जिसकी कोई अंत नहीं है, इन ए स्पाइरल, ठीक है, उसी गोलाकार चीज़ों पे, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड, जो लालच से, गरीबी से लालच की ओर जाती है, इनजस्टिस और अन्याय की तरफ जाती है। मतलब इनके जो हालात हैं ये सिर्फ उस पर बातें करते रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते, जिससे इनकी चुपचाप बात करने की वजह से ये सिचुएशन गरीबी की ओर, अन्याय की ओर, लालच की ओर समाज को ले जाती है। लिसनिंग टू देम, उन सभी को सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो तरह की दुनिया दिखाई दी। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कॉट इनटू वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंस चुका है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट,
कास्ट की वजह से, जातियों की वजह से, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुआ है। मतलब ये कह रही हैं कि एक ऐसे समाज में फंस चुका है, एक ऐसे परिवार में इसका जन्म हुआ है, एक ऐसे कास्ट में कि उससे परिवार के बिजनेस से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ऐसे हालात हो गए हैं इसकी दुनिया में। और दूसरा वो है द अदर अ विश्वस सर्कल ऑफ अ साहूकार एंड द मिडिल मैन। और दूसरे वो लोग हैं जो इसी परिवार के हैं, उनकी दुनिया ये है कि वो लाभ कमाना तो चाहते हैं, लेकिन वो फंस गए हैं चंगुल में मिडिल मैन के, पुलिस वालों, सॉरी, मिडिल मैन के, और जिसे हिंदी में बिचौलिए कहेंगे, उनके बीच में फंस गए हैं, साहूकारों के चक्कर में पड़ चुके हैं। द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ये पुलिस वाले जो हैं, कानून के रक्षक जो हैं, एंड द ब्यूरोक्रेट्स, और अधिकारी जो हैं, एंड द पॉलिटिशियन, और नेता, इन सभी के चक्करों में फंस के इन लोगों की ज़िंदगी क्या हो रही है, बेकार हो रही है। कोई इनके लिए कुछ नहीं कर रहा। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड दैट ही कुड नॉट कैन नॉट पुट डाउन। ठीक है, इन सभी लोगों ने मिलकर ऐसे बैगेज लाद दिए हैं बच्चों पर, ऐसे बोझ लाद दिए हैं बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक होगा, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, तब तक वो उसे ऐसे ही स्वीकार कर लेगा जैसे उसके पिता ने किया था। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है घर में, तो आसपास की चीज़ों को देखकर सीखता है। जब वो काम करने की उम्र तक पहुंचेगा तो देखेगा कि उसके माता पिता एक काम में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका पुत्र होने के नाते वो उनकी मदद करने जाएगा। अब मदद करने के नाते जब वो जानेगा कि यही काम ही यहाँ होता है, तो धीरे धीरे यह भी उसी काम में फंस जाएगा। और परिवार की हालत तो ऐसी है नहीं कि वो उसे एजुकेशन दें, ठीक है, वो उसे पढ़ा लिखा पाए और नई दिशा दें, तो मजबूर होकर के वो बच्चा परिवार की हालातों से विवश होकर वह भी उसी काम में रम जाएगा जिसमें उसके माता पिता और पूर्वज लगे हुए थे। तो वही कह रहा है कि ऐसा बर्डन लाद दिया है बच्चों पर कि जब तक वो समझेगा कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, वो भी इसी काम का हिस्सा बन जाएगा अपने पिता के साथ, जैसे पूर्वज करते आए हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यहाँ पर यह हालात है कि कुछ दूसरा काम करना मतलब हिम्मत करने जैसा काम हो गया है। एंड डेयरिंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और यहाँ उनके जीवन में रिस्क लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, डेयरिंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग वन, और यहाँ पे डेयर करना तो उनके समाज में है ही नहीं। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑन इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश में ये बात महसूस की, आई एम चीयर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो फिर से अपनी बात को दोहराता है कि मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। ही विल गो अ गैरेज एंड लर्न, जब वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है, ये सब नहीं करना है, मैं गैराज जाऊंगा और सीख के आऊँगा, तो राइटर बड़ी खुश होती हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है, चलो कोई तो है जो नया इनिशिएटिव करने की सोच रहा है। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन वो पूछती हैं कि घर तो तुम्हारा बहुत दूर है गैरेज से, तो वो कॉन्फिडेंस में जवाब देता है, आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा, चल लूंगा मैं उतना दूर। ही इंसिस्ट, वो जोर दे के कहता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब लेखिका उनसे पूछती है कि क्या तुम कभी प्लेन उड़ाने का सोचे हो। ही इज सडनली साइलेंट, सवाल सुन के वो एकदम चौंक जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग द ग्राउंड, वो जमीन को निहारते हुए बोला कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेंट, यह बात सुन के उसे थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन उसे दुख नहीं होता है, इस बात को बताने के बाद पछतावा नहीं होता है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों के स्वप्न देखकर ही संतुष्ट है। दैट ही सी हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिन्हें वह अपनी गलियों में चलते हुए भागते हुए देखता है, वह उन्हीं कारों को देख करके संतुष्ट है। वह प्लेन उड़ाने की इच्छा नहीं रखता है, उसे शर्म तो आती है लेखिका कैसे पूछने पर, लेकिन पछतावा नहीं होता, दुख नहीं होता। ठीक है, वो खुश है अपनी कारों की दुनिया में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और रही बात एरोप्लेन्स की, तो बहुत कम ही एरोप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। उम्मीद है आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करें, और कमेंट में अपने विचार हमें बताने न भूलें। धन्यवाद।